नमस्कार। जब हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? जंगल, पहाड़ और ढेर सारे खनिज, है ना? लेकिन झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ये तो समझिए अरबों सालों में बनी एक भूवैज्ञानिक मास्टरपीस है। तो आज हम इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। और यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। सोचिए, भारत का करीब करीब 40% मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा इसी एक राज्य में है। तो आखिर ये खजाना बना कैसे? इस जमीन के नीचे ऐसा क्या खास है? इसका जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, अरबों साल पीछे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी भूवैज्ञानिक ताकतें थीं जिन्होंने इस जमीन को तराशा, जिसे आज हम झारखंड कहते हैं। तो अपने इस सफर को शुरू करने से पहले चलिए पहले आज के झारखंड पर एक नज़र डाल लेते हैं। मतलब इसकी भौगोलिक पहचान क्या है, ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसका एरिया करीब 79,714 स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसकी सरहदें, जैसा कि हम देख सकते हैं, 5 राज्यों से लगती हैं। उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में ओडिशा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी यही लोकेशन इसकी पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब जमीन की सतह से उतरकर बहुत गहराई में चलते हैं, यानी धरती की नींव तक। अब हम झारखंड की उस बुनियाद की बात करेंगे, उन सबसे पुरानी चट्टानों की जिन पर यह पूरा का पूरा राज्य खड़ा है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारे सफर का एक तरह से रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे आर्कियन युग से, जब इसकी बुनियाद रखी गई। फिर हम गोंडवाना काल में चलेंगे, देखेंगे कि कोयला कैसे बना। उसके बाद जुरासिक काल की ज्वालामुखी हलचल और आखिर में टर्शियरी काल के वो बड़े बदलाव जिसने यहाँ के पठारों को जन्म दिया। हर एक दौर ने झारखंड को अपना एक खास रंग दिया है। जरा सोचकर देखिए, जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं उसकी नींव, उसकी बुनियाद पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक से बनी है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो समझिए वक्त के गवाह हैं, हिस्ट्री इन स्टोन। और मजे की बात ये है कि यही नींव झारखंड की सबसे बड़ी ताकत भी है। राज्य का करीब 90% हिस्सा इन्हीं आर्कियन चट्टानों से ढका है। और ये चट्टानें कैसी हैं? क्रिस्टलीय। और इन्हीं क्रिस्टल जैसी चट्टानों के अंदर छिपा है वो असली खजाना, लोहा, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, यहाँ तक कि सोना भी। तो झारखंड की जो मिनरल पावर हाउस वाली पहचान है ना, उसकी कहानी यहीं से, इन्हीं चट्टानों से शुरू होती है। अच्छा, धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स की बात तो हो गई, लेकिन झारखंड का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी है इसके दूसरे सबसे बड़े धन की। जी हाँ, कोयला, जिसे काला सोना भी कहते हैं। तो ये कोयला आया कहाँ से? इसका जवाब है गोंडवाना सुपर ग्रुप में। ये बस चट्टानों का एक खास तरह का सिस्टम है जो कार्बोनिफेरस पीरियड में बना था। और आप कह सकते हैं कि उस जमाने में धरती एक तरह से कोयला बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गई थी। और इसी फैक्ट्री की देन है भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार। तो आखिर ये बनता कैसे है? प्रोसेस सुनने में बड़ा सिंपल है, पर इसमें लगते हैं लाखों करोड़ों साल। सोचिए, उस समय यहाँ घने जंगल और दलदल थे। जब ये पेड़ पौधे मरकर गिरे तो नदियों ने उन पर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ा दी। और फिर लाखों साल तक ऊपर से दबाव और नीचे से धरती की गर्मी। इसी प्रेशर कुकर वाले सिस्टम ने उन पेड़ पौधों को कोयले में बदल दिया। और झारखंड में कोयले की कहानी का जो मेन चैप्टर है वो लिखा गया है दामोदर नदी घाटी में। ये सिर्फ एक नदी घाटी नहीं, बल्कि गोंडवाना काल का एक जीता जागता म्यूजियम है। यहीं पर दामोदर सीरीज की चट्टानें मिलती हैं जिनमें झारखंड का सबसे ज्यादा कोयला छिपा है। और यही कोयला आज राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ है। तो ठीक है, नींव तैयार हो गई, खजाना जमा हो गया, कोयला भी बन गया। लेकिन ये सब तो जमीन के नीचे था। अब सवाल ये है कि ये जमीन ऊपर कैसे उठी? वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इसे आज का ये पठारी रूप दिया? अब कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है, ज्वालामुखी का। जुरासिक काल में, यानी जब डायनासोर घुमा करते थे, यहाँ भयंकर ज्वालामुखी फटे। उबलते हुए लावे की चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया। और इसी लावे के जमने से बनी राजमहल की पहाड़ियां, जिन्हें जियोलॉजिस्ट राजमहल ट्रैप्स कहते हैं।
ज्वालामुखी के बाद अब बारी थी जमीन के ऊपर उठने की। और ये एक बार में नहीं हुआ। टर्शियरी पीरियड में 3 बड़े मराहिल में, या कह लें 3 लिफ्ट्स में, ये जमीन ऊपर उठी। पहले चरण में जमीन करीब 300 मीटर ऊपर उठी, जिससे पाट क्षेत्र बना। दूसरे चरण में रांची और हजारीबाग के पठार और ऊपर उठे। और फिर तीसरे और आखिरी चरण में पूरा का पूरा छोटा नागपुर पठार अपनी आज की ऊंचाई तक पहुंच गया, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह, स्टेप बाय स्टेप। और इस पूरे उठाव का नतीजा, इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है पारसनाथ चोटी, 1365 मीटर की ऊंचाई पर। ये झारखंड का सबसे ऊंचा मुकाम है। लेकिन बात सिर्फ एक चोटी की नहीं है। जो पूरा का पूरा पाट क्षेत्र है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत ऊंचा पठार है। इसकी एवरेज हाइट ही 900 से 1100 मीटर के बीच है। इसीलिए इसे झारखंड की छत कहना गलत नहीं होगा। तो अरबों साल का ये सफर तय करने के बाद अब हम वापस आज में लौटते हैं। चलिए देखते हैं कि इस पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री का नतीजा, यानी आज का झारखंड, देखने में कैसा है। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, यहाँ ऊंचाई के 3 मेन लेवल्स हैं। सबसे ऊपर है पाट क्षेत्र, जिसकी औसत ऊंचाई करीब 1000 मीटर है। उसके नीचे है रांची और हजारीबाग का पठार, जो करीब 600 मीटर पर है। और फिर है निचला पठार, लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर। जैसा मैंने पहले कहा था, ये बिल्कुल एक विशाल कुदरती सीढ़ी जैसा है। तो आज जो भी हम देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पठार, गहरी घाटियां, घुमावदार नदियां, ये सब उसी अरबों साल लंबे सफर का नतीजा है। एक बार फिर से जोड़ के देखते हैं। आर्कियन युग की चट्टानों ने दिए कीमती धातु, गोंडवाना काल ने दिया कोयले का भंडार, और फिर बाद में हुए उन भूगर्भीय उत्थानों ने इन सारे खजानों को ऊपर उठाकर हमारी पहुंच में ला दिया। कमाल है ना? तो जिस जमीन की नींव अरबों साल पुरानी हो और जिसकी सतह पर इतना कीमती खजाना बिखरा पड़ा हो, उसका भविष्य क्या होगा? ये सवाल शायद उतना ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है जितनी गहरी इसकी भूवैज्ञानिक कहानी है।